बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ यासीन मलिक और एक और शो में आपको कहता हूँ खुश आमदेद। हुजरे वाला, लास्ट टाइम हमने शो किया, आपने बड़ी इज्जतों से नवाजा। सोशल मीडिया हो या जहाँ भी हो, आप लोग हमें सराह रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है कि उन लोगों को सामने लेकर आएँ जो अवामुन्नास के लिए एक दर्द रखते हैं, प्यार मोहब्बत रखते हैं और वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद है वो भी कोई इसी हवाले से है। बड़ी यंग एज में बड़ी तरक्की कर ली, जो हमारे यहाँ थोड़ा करना जुर्म होता है। वो जुर्म इसलिए है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कुछ माफियाज हैं, वो हर जगह पे बैठे होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो जो माफिया हैं उनकी जो सल्तनतें हैं वो कायम रहें। छोटे 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 डॉन हर जगह पाए जाते हैं। तो ये हमारे जो भाई हैं, इन्होंने बड़ी यंग एज में यहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए और इन्होंने आते कहते हैं ना, आते सारी छा गए। इनका तारुफ में मैं ये बताता चलूँ आपको कि बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर इस हिसाब से हैं कि सरकार वसल्लम का फरमान आलीशान है कि पेट गरीब का जो भरना वो बड़ा सदका जारिया भी होता है और सवाब का काम है। और ये पेट लोगों का भरता है, दस्तरखान है इनके, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स हैं इनके, हर तरह का फलाई काम जो ये कर सकते हैं और जो इनकी रडार में आता है ये कर रहे हैं। दे हैव डन फैबुलस। अब आगे थोड़ा सा चलूँ तो इनके ऊपर बड़े सारे मामलात ख़राब भी चल रहे हैं। यानी इनके ऊपर जिसे कहते हैं ना, बैक बाइटिंग होती है। वो क्यों होती है, ये सारे नेकी काम ज़रा क्यों करते हैं, वगैरह 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 मुख्तलिफ डिस्कशन होगी। और हमारी यूथ यंग जो देख रही है इनको, अब हर कोई ये नहीं चाहता कि मैं 50-60 साल की एज में ही कामयाब हूँ। कोई सपने कहता है मेरे जल्दी पूरे होने चाहिए, 30 में भी पूरे होने चाहिए, हद मारो तो 35 में पूरे हो जाएं। तो आज मैं इनसे जानूंगा और कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि यूथ को मैसेज क्या देते हैं और यूथ अगर बिजनेस की तरफ आना चाहती है तो वो किन क्वालिटीज़ को अपनाए। हमारी खुशकिस्मती हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी उस्मान साहब। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर। मुझे ये बताइएगा, सीधा सवाल पे आता हूँ, जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, बिजनेसमैन बनने का शौक कहाँ से आया? थैंक यू भाईजान, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कोई बहुत ना कोई मेरे वाले साहब की, ना मेरे भाई की, ना मेरे रिलेटिव की कोई फ्लोर मिल्स नहीं थी, ना हम लोगों का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं थे। मैं आपको एक छोटे से लफ्ज़ में अपना तारुफ करवा दूं कि मैं उस बाप का बेटा हूं जिसने एक पाँव के ऊपर 36-36 घंटे फैक्ट्रियों में जॉब करके हमें हक हलाल का नवाला खिलाया। और शुरू से लेके आज तक उन्होंने हमें यही एक मैसेज दिया, पैगाम दिया कि बेटा जो भी काम करना है वो हक हलाल का करना है, हराम का नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू का सफ़र था वो बड़ा मुश्किल था, अभी और भी मुश्किल हो गया है। पहले थोड़ा सा फिर भी चीज़ें रिलैक्सेशन थी, लाइफ की बड़ी अच्छी तरह चल रही थी, लेकिन जो ही अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी डाली है या जो मुकाम दिया है, क्योंकि इज्जतें और जो मुकामात हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात से मिलते हैं और अल्लाह ताला की ज़ात जिसको चाहे वो नवाज दे, उसमें ना आपका ना मेरा कोई भी इसमें चीज़ नहीं। तो जब जू जू ऊपर का जो सफ़र है, तरक्की का सफ़र है, या आप कहते हैं जो मुकामात मिल रहे हैं, उसमें उस तरह की जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, इम्तहानात हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा कठिन से कठिनतर होते जा रहे हैं। कहाँ से क्लिक हुआ? मैट्रिक में थे या बचपन में थे कि यार ये मेरा बिजनेसमैन आइडियल है और मैंने भी बिजनेस में जाना है, या वो कहते हैं तकदीर खुद ब खुद पकड़ के यहाँ पे ले आई? मैं जो बचपन में, मैं आपको फिर अपना जो आज से 20 साल पुराना, 20 साल पीछे ले जाता हूँ कि बचपन में जो आपके ऊपर बीती होती है ना, कि लाइक आपने ज़िंदगी में, अगर मेरी वालदा बीमार थी तो मैंने एम्बुलेंस को कॉलें की, एदी को कॉलें की, तो मेरे दिल में एक दर्द था कि यार ये एम्बुलेंस लेट आ रही है या नहीं आ रही, तो जब अल्लाह ताला मुझे कल को ऐसा मुकाम देगा तो मैं वो चीज़ें चेंज करूँगा। तो उसका ये हुआ कि मैंने सबसे पहले जब अल्लाह ने मुझे नवाजा तो मैंने अपनी एक फाउंडेशन बनाई, ग्रीन इंस्पायर फाउंडेशन है। उसमें हम किसी भी बंदे से, चाहे वो हमारी फाउंडेशन है, चाहे वो हमारी मेडिकल सर्विसेज है, चाहे हमारी वो एम्बुलेंस सर्विस है, हम किसी से एक पैनी नहीं लेते, 1 रुपया नहीं लेते। डिस्टर्ब करूंगा थोड़ा सा आपको। मैं खुद डॉक्टर हूँ, डेंटिस्ट हूँ। मुझे पता है कि आजकल का डेंटिस्ट BDS MBBS बैठने के कितने पैसे लेता होगा आपसे, फिर मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं, फिर गाड़ियाँ भी आपकी फ्री ऑफ कास्ट हैं। कहीं और से भी फंड लेते हैं या अपनी कंपनी ये सब कुछ करती है? बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। हमने देखे ना, मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने इस फाउंडेशन के लिए, चाहे कोई भी फलाई काम है, मसलन अगर वो मस्जिद है,
चाहे वो दस्तरखान है, चाहे वो फाउंडेशन है, किसी बंदे से कभी 1 रुपया नहीं लिया। क्योंकि जब आप किसी से पैसे लेते हैं तो फिर आपको सारी चीज़ें उनके हिसाब से मैनेज करना पड़ती हैं। कि लाइक मैं किसी भी जगह पे मस्जिद में या किसी भी खैराती इदारे को फंड्स देता हूँ, तो मैं उसमें एक अपना कमेंट ज़रूर पास करूँगा कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दें, ऐसे नहीं ऐसे कर दें। तो वो जो फिर आप जिस वो डगर पे चल रहे होते हैं ना, तो वो आपकी वो चीजें वो सारी डिस्टर्ब मिशन वो सारा फिर आपका ना वो इनकम्प्लीट हो जाता है। अब मुझे एक और चीज़ बताइएगा, आप सोशल वर्कर भी आप हो गए, बिजनेसमैन भी हो गए आप। ये बिजनेसमैन की जर्नी स्टार्ट होगी यहाँ से। मैंने सुना कि आपने बिजनेस का जो स्टार्टअप है वो एज ए जनरल मैनेजर या कोई जिसे कहते हैं कि निशान लगाना, वट मेरे माइंड में एग्जैक्टली चीज़ें नहीं हैं, वहाँ से स्टार्ट लिया। तो क्या लगता था कि ये मंजिलें अबूर करनी है, कोई मिशन के तहत चल रहे थे कि मैंने अपना काम स्टार्ट करना है ऐसे ऐसे, या बस हार्ड वर्किंग माइंड था कि चलो करते रहते हैं जो अल्लाह को मंजूर हुआ? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं लैंड सर्वेयर था। मैंने डिप्लोमा किया डीईई का। उसके बाद मैं सिविल इंजीनियरिंग भी था, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने खिदमात दी। तो मैं अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को, जैसे हम पुराने दौर में या एक मुहावरा बना हुआ है कि जो पहला 1 लाख आ जाएगा ना तो मैं ये कर दूंगा। तो मैं अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को ये कहता था कि जब मैं एक सैलरी पे था तो मैं कहता था यार अगर मेरे पास 1 लाख आ गया ना तो मुझे लगता है कि मैं कुछ बहुत बड़ा कर सकता हूँ। 1 लाख आ गया तो 1 लाख भी आते आते को 10 साल लगे थे भाईजान। तो उसके बाद 1 लाख आया तो आपके सामने है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। अच्छा, कभी कभी बैठते बैठते सोचते हैं कि यार दिस इज माय विजन, दिस इज माय टारगेट राइट नाउ, मैं अगर आज यहाँ पे हूँ, मैं 4 सीढ़ियाँ चल चुका हूँ, तो 10 का सोचते हैं या सोच रहे हैं आपके पॉजिटिव चलना है, जैसा जहाँ तकदीर मर्जी ले जाए? विजन क्या है अब आपका? मेरा जो सिर्फ और सिर्फ जो विजन है ना, वो विजन सिर्फ ये है कि खिदमत खल्क के लाइक मैं कोई पाकिस्तान के लिए, यूथ के लिए, इस दुनिया के लिए कोई ऐसा काम कर दूं कि मुझे आइंदा 100 साल तक लोग याद रखें। मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही विजन है कि कोई भी पाकिस्तान लेवल पे ना कोई मेडिकल की वजह से किसी की डेथ हो। शायद मेरी वालदा की डेथ इसी वजह से होगी थी कि हमें मेडिकल सर्विसेज ठीक तरीके से नहीं मिली। और दूसरा ये था कि कोई भूखा रात को ना सोए, क्योंकि शायद हम भी कई दफ़ा भूखे रात को सोते रहे। सर एक बात डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको कि मुतसन हुसैन तारड़ साहब को मैं पढ़ता हूँ, वो लिखते हैं कि यहाँ जो भी गरीब की बात करता है, गरीब अमीर हो या ना हो, वो खुद बड़ा अमीर हो जाता है। तो आप भी उसी तरह गरीब का दर्द तो नहीं रखते कि खुद अमीर हो जाएंगे लेकिन गरीब बेचारा गरीब ही रहेगा? नहीं, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा जो आबाई घर है ना वो फैसलाबाद है जी। मैंने जो अपने जो टीन एज थी, जो कि मैंने पहले जो 16-17 साल थे ना, वो एक कमरे के घर में गुजारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी अब भी कभी फैसलाबाद में जाता हूँ ना, तो मैं अपने उस घर में ज़रूर जाता हूँ और अपने आप को मुखातब करके कहता हूँ कि उस्मान तुम्हारी ये औकात है। यू आर स्टार जर्नी राइट नाउ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। मुझे ये बताइएगा कि बड़े गार्ड शार्ड रखे हुए हैं आपने, बड़ी मूछें छूछें, दाढ़ी शाड़ी, बड़ा डोले शोले, ये कोई डराने के लिए या ये किसी और पर्पस के तहत है? बाल तो अभी काफ़ी सारे कटवा दिए हैं, वो भी लोगों ने कह कह के जी पता नहीं कोई, क्योंकि हमारे माशरे में आज से 10-20 साल पहले जो हमारे वालिदैन हमें, चाहे बादशाह मस्जिद थी, मीनार पाकिस्तान थे, मसलन जो हमारे बड़ों ने एक कंसेप्ट और एक इमेज जो बन गया था ना, तो वो मैंने उस इमेज को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की है कि यार आप लुक पे ना जाओ, ठीक है ना, आप अगले की पर्सनैलिटी पे ना जाओ। जो इंसान है वो अपनी पर्सनैलिटी से नहीं जाना जाता, अपने कामों से जाना जाता है। कि मेरा यूथ को खास तौर पे और उन लोगों को मैसेजेस थे कि यार बड़े बाल या बड़ी मूछे, लाइक मैं आपको एक मजाक वाली, मसलन वही बड़े बाल बड़ी मूछे अर्तागुल ने रखी थी, हमने उसको हीरो बना लिया। वही बड़े बाल वही मूछे आप और मैं रख लेंगे तो हम पे कोई बड़े बड़े टैग लग जाएंगे। मैं बताता चलूं कि नाज़ीज़ वक़ार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़े बाल थे, जुल्फें थी, और वो इमामा मुबारक से बाहर आया करती थी, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों पे हज़ारे नाते बनी, जुल्फे सरकार से जब चेहरा निकलता होगा फिर भला कैसे कोई चांद को तकता होगा। तो ये जुल्फों का रिवाज तो वहाँ से शुरू है। तो वो मैंने आपकी जो बात करते कि आपने गार्ड्स का मुझे बोला कि मैंने उस दिन मेरी लास्ट टाइम डीआईजी साहब से भी मीटिंग हुई, डीसी साहब से भी मीटिंग हुई, तो उन्होंने भी सेम क्वेश्चन एसपी रूलर साहब ने भी किया कि यार आप निकलते हैं, आपके साथ गार्ड्स होते हैं, ये देखें भाई मेरे 2017 में मुझे अफगानिस्तान से कॉल्स आई, मैंने आर्मी चीफ तक लेटर लिखे, मैंने आईजी तक लेटर लिखे, मैंने वज़ारत दाखिला को लेटर लिखे
कि यार मुझे सिक्योरिटी दे, मेरी भी फैमिली है ना, मेरा तो कोई कसूर नहीं, मैं 1000 या 1500 2000 बंदों को, मेरे वर्कर हैं, मैं उनको ख़ानदान को चला रहा हूँ और मेरी फैमिली उधर इन अनसेफ रहे, सेफ ना रहे। तो लास्ट टाइम ये पिछले रमज़ान में 11-12 महीने पहले मेरे पे मैं जिम से बाहर निकला तो मेरे पे फायरिंग होगी। तो वो भी मैंने एप्लीकेशन लिखी दोबारा, आईजी साहब को लिखी, डीआईजी साहब को लिखी, आर्मी चीफ साहब को लिखी, पीएम साहब को लिखी कि यार मुझे सिक्योरिटी दी जाए। तो उनकी तरफ से कोई खा रिस्पॉन्स नहीं आया। तो मैं आपके चैनल के तवसत से ये कहना चाहता हूँ, सिक्योरिटी इदारे हैं, आईजी साहब हैं, मुझे मेरी फैमिली को सिक्योरिटी दे दें, 2 गार्ड उनको पुलिस की वर्दी के दे दें। मैं तो ऐसे ही मलंग सा बंदा हूँ, मुझे आप कहेंगे मैं टोटे में बैठ के भी फैजाबाद आ जाऊँ, मुझे कोई इशू नहीं। ठीक है, ये मुझे बताएं, डेयरिंग जो होती है बिजनेसमैन के लिए बड़ा ज़रूरी होती है, दिलेर कहते हैं ना, पठान बड़े दिलेर होते हैं ताई कामयाब है। आप में डेयरिंग है? पहली तो बात है, डेयरिंग है तो तभी कामयाब हुए हैं, लेकिन डेयरिंग इस कम एज में आ जाना, बेवकूफ़ी भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो डेयरिंग और बेवकूफ़ी में कहाँ कहाँ आप फ़र्क देखते हैं? देखें, जो आपने डेयरिंग की बात की है कि वो ये है कि जब इंसान, अगर आप 2 नंबर नहीं है ना, तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए। ना मैं कभी किसी को ब्लैकमेल करता हूँ, ना मैं कभी खुद ब्लैकमेल हुआ हूँ। अगर मैंने कोई फ्रॉड या 2 नंबरी नहीं ना की तो मैं हर बंदे को जवाब दूँ और मैं किसी से नहीं डरता। अगर मैं खुद 2 नंबर हूँ या मैं किसी 2 नंबर बंदे का भी किसी की सिफारिश भी कर रहा हूँ तो मुझे वो उधर बहादुरी या डेयरिंग नहीं करनी चाहिए, उधर मुझे वो इस डेयरिंग को आप बेवकूफ़ी समझ लें। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कभी ज़िंदगी में, मैं आपके चैनल के भी बता रहा हूँ कि ना मैंने कभी फ्रॉड किए, ना इंशाल्लाह करूँगा और ना किसी को फ्रॉड तो करने सब आप दूँगा। कब्जा ग्रुप तो नहीं है? बड़ी बातें होती हैं जी, कब्जा शब्जा ये वो, कोई इस तरह का चक्कर है? अच्छा, ये भी बिल्कुल ये आपने ठीक टैग लगाया कि 6 महीने पहले मैंने जब गोरी ग्रीन की इंतज़ामिया संभाली तो मेरे पे बड़े मज़े मज़े के पर्चे हो गए। मसलन के कभी पर्चे भी मजे के होते हैं। मज़े के हो गए, एफआईआरस होगी। मसलन के आप लोग इस तरह की एफआईआरस होगी कि यार आप एक गोरी ग्रीन इंतज़ामिया की सिक्योरिटी चला रहे हैं तो आप ही की एक वैन आप रोकेंगे तो आप पे एफआईआर हो जाएगी। मसलन हम अपना ही पार्क को रेनोवेशन कर रहे हैं, उस पे एफआईआर हो जाएगी। आप किसी डैम्पर को रोकेंगे कि यार दिन को ना हो रात को आओ, उस पे एफआईआर हो जाएगी। अच्छा, फिर आप एक पुरानी इंतजामिया है वो 2013 में प्लॉट सेल करके गई है, वो भी मेरे ऊपर 2021 की एफआईआर हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखे झूठी एफआईआर से मैं नहीं डरता। मेरा विजन मेरा बिल्कुल 110% क्लियर है। अगर मैं फ्रॉड हूँ, अगर मैं 2 नंबर हूँ तो मुझे इन चीज़ों से डर के घर बैठ जाना चाहिए। मैं खिदमत खलक करता रहूँगा, मेरे ऊपर इस तरह की 10 और एफआईआर हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं। मौला अली का कौल है कि जब तुम्हारी मुखालफत बढ़ जाए तो अल्लाह से शुक्र की दुआ किया करो कि वो तुम्हें ज़ात कोई बड़ा मकाम देने वाली है। मकाम ज़िंदगी में सोचा कभी अपना कि मुझे कोई फ़लाँ ओहदे पे जाना है, कहीं कोई सरकारी मिनिस्ट्री शिनिस्ट्री मुशीर शुशीर, कोई पैसे दे के सेनेटर शेंटर, कोई इस तरह का सोचते हैं या क्या कहते हैं? मेरा सिर्फ ये, मैं अल्लाह से मुकाम मांगता हूँ कि मेरा जिस जगह पे भी नाम लोगों के सामने लिया जाए तो वो सिर्फ एक कमेंट्स दें कि अच्छा बंदा है। बस मेरा सिर्फ अल्लाह से ये दुआ है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये मुकाम मिल जाए कि मैं किसी के काम आ जाऊँ, किसी की मुश्किल टाइम में उसका साथ आ जाऊँ और लोग मुझे सिर्फ, आप आज से 10 साल बाद किसी से पूछें कि उस्मान कौन है, चौधरी उस्मान कौन है, तो वो एक अच्छी सी स्माइल पास करके बोले यार अच्छा अच्छा बंदा है। बताइए, आपको वैसे एक मसला क्या है मुझे ये बताइएगा कि जहाँ पे गोरी टाउन में कोई बंदा वहाँ पे उस सोसाइटी को उठाता ही नहीं था, लेता ही नहीं था, आपने सड़कें बनाना शुरू कर दी, आपने दस्तरखान लगाना शुरू कर दिया, आपने फ्री एम्बुलेंस दी थी। देखे ना, मैंने आपको कहा कि जो फ्रॉड और जो धोखा होता है ना वो देर पा नहीं होता। जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 32 साल का हूँ, अभी अभी मेरा सफ़र बड़ा कहते हैं कठिन से कठिन तर भी है, मुश्किल से मुश्किल तर भी है, तवील भी है। तवील भी है। देखिए, अगर हमने इस एज में आके अगर फ्रॉड या धोखेधड़ी या इस तरह की चीज़ें स्टार्ट कर दी तो मैं अपने बच्चों को, या जो मेरे पीछे एक यूथ आ रही है, मैं उनको क्या मैसेज दूंगा कि यार, मैं उनको एक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि यार 2 नंबरी, फ्रॉड और इस तरह के तरीके से आप तरक्की नहीं कर सकते। वो तरक्की या वो जो खुशी होगी ना वो बिल्कुल माइनर सी चंद होगी, लम्हों की होगी। चंद लम्हों के लिए होगी। लेकिन जो चीज़ें आप नेक नीति से देखें ना, जो चीज़ आप, जो आपकी इंसान, वो अल्लाह ताला ने भी कहा कि ईमान का जो दारोमदार है वो नीयतों पर है। तो जो नीयत जो भाईजान है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और आपके दरमियान होती है। बेशक जी, ठीक बात की। इनसे पूछूंगा जी कि 32 साल में
कैसे बंदा इतना जल्दी अमीर हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा बाबा शाबा अमीर हो तो अच्छा लगता है ना। और दूसरा इनसे सवाल कुछ जानूंगा कि इनका फेवरेट बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर कौन है। मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, देखना मत भूलिएगा। जी खुशामदेद कहता हूँ जी, एक मरतबा फिर हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी उस्मान साहब। हुजरे वाला, डर लगता है कभी? मतलब यार ये चीज़ तो मुझे, अंधेरे से कुछ लोग डरते हैं, कुछ लोग बदनामी से डरते हैं, कुछ लोग, मतलब हर बंदे का एक वीक पॉइंट होता है। आपका वीक पॉइंट क्या है? मुझे अच्छे काम करके लोगों को क्लियर करने से डर लगता है। अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकते आप? अपनी पब्लिसिटी का भी आप कह लें कि इधर मसलन के एक नंबर काम करके ना आपको चीज़ें क्लियर करनी पड़ती हैं कि यार कसम से ये काम एक मैंने नंबर। ठीक किया है। दो नंबर काम पे आपको मेरे ख्याल से ना कोई पूछता है, ना कोई चीज़ें क्लियर करनी पड़ती है। इधर अब जो ये सिस्टम चल रहा है, सेटअप चल रहा है, उसमें आपको एक नंबर काम करके मेरे प्रॉब्लम ख्याल कहाँ से हुई जी? ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुआ? इस्लामाबाद और पिंडी के बिजनेसमैनों पे इतना बड़ा ट्रस्ट क्यों नहीं किया जाता जो लाहौर और कराची के बिजनेसमैनों पे कर लेते हैं? हमारे बड़े गलत तो नहीं थे जो, मतलब पुराने हमारे बिजनेसमैन गुजरे वो? इसमें आप सिटीज़ का नाम भी ले सकते हैं, लेकिन वो सारा डिपेंड आप पे होता है कि आप क्या हैं, आपका चीज़ें क्या हैं। और कुछ चीज़ें जब आपकी नीयत साफ़ हो जाए ना, तो हर चीज़, मेरा मानना फिर यही है कि हर चीज़ जो होती है ना वो अल्लाह की मदद के बगैर नहीं टाइम होती। आते आते क्लेवर होना शुरू हो जाता है। मसलन टाइम भी आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मैं तो आप लोग कहेंगे ये एक अजीब बात कर रहा हूँ कि मैं तो ज़्यादा 20% अपने दिमाग और दिल से चलता हूँ, 80% तो अक्ल अल्लाह, कि मेरी नीयत साफ़ है, मैंने ये काम किया है, अल्लाह ताला जानेंगे। जैसे मुझे ये बताइएगा कि फेवरेट बिजनेसमैन कौन सा है आपका पाकिस्तान के अंदर? फेवरेट बिजनेसमैन मलिक साहब हैं मलिक कि साहब। उन्होंने बड़ा अच्छा एक लोगों को एक बिल्कुल लाइफस्टाइल उन्होंने चेंज कर दी है, उन्होंने लोगों को विजन दी है, हम भी उनको कॉपी लेकिन करने सर की वो कोशिश करते हैं। कब्जा ग्रुप है, आपको पता है? कब्जा ग्रुप देखे ना, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कब्जा नहीं, ग्रुप मेरी बात नहीं नहीं, है, मैं मैं आपको मलिक साहब का एडमायर हूँ। नहीं, मैं आपको वैसे हाँ, आप देखें ना, जो पब्लिकली एक हाँ चीज जी, चल रही पब्लिकली है चल रही है जी। कि देखें हर जगह एक, जो भी अभी पीएम साहब ने एक सोसाइटियां स्टार्ट की हैं, जिस तरह के वो पीएम की स्कीम भी आ रही है, तो मैं कल अपने दोस्तों को ये कह रहा था कि यार इधर जो सबसे मोतबर जो बंदा है ना, वो इमाम मस्जिद है। आपको भी पता है, आपके इलाके में भी अगर वो भी सोसाइटी काटेगा ना, तो उस पर भी 10 एफआईआर होंगी, बिल्कुल ऐसे ही। उस पे भी 10 एफआईआर ये होंगी। मतलब एक टाइम आएगा आप कहेंगे, आप उसके पीछे नमाजें पढ़ते रहेंगे, और एक टाइम के बाद आप भी लोगों के साथ, आप नहीं, मैं वैसे लोगों की बात कर रहा हूँ पर्सपेक्टिव कि लोगों के वो भी बैनर्स उठा रहे होंगे कि जी ये मौलवी साडा 2 नंबर। कब्जा ग्रुप हाँ जी, मौलवी भी कब्जा ग्रुप बन चुके। ये वजह क्या है? वजह सिर्फ यही है सर कि कुछ लोग हैं वो तरक्की करना आपको नहीं देखना चाहते। अच्छा, मुझे उसमें सबसे जब आप तरक्की कर, जब आप थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर करेंगे, ठीक है ना, देखें लोग दो हालात रहते हैं इंसान की ज़िंदगी में। जब आप परेशान होते हैं फिर भी लोग नहीं खुश, यार आप क्यों परेशान है, क्यों परेशान है। जब आप खुश हैं लोग आपको फिर भी खुश नहीं रहने देते, यार आप खुश क्यों हैं, आप हंस क्यों रहे हैं, खैरियत है। तो ये आप ज़्यादा मेरे से समझ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छा बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं, उसके अंदर 3 क्वालिटीज कौन सी होनी चाहिए? व्हेन ही वाज टोटली अ यंग पर्सन, आप जब 25 26 27 के होंगे, जब आपने बिजनेस को स्टार्ट लिया, अब आप 32 के हैं, आपको क्या लगता है कि बंदे में 3 क्वालिटीज होना तो वो कामयाब हो जाता है? नंबर देखें 1। जी, सबसे पहले जी के हार्ड वर्किंग, ठीक है। सबसे पहले कि आपने मेहनत करनी है, मेहनत के बगैर, मेहनत एक ऐसी चीज़ है ना, वो अल्लाह ताला मेहनत नहीं ज़ाया करते। ठीक है। नंबर 2। उसके बाद टाइम ज़ाया नहीं करना, मसलन कि आपने आज का काम है ना जो उसको मसलन डेली बेसिस पे काम को करते रहना, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है। और तीसरा डिपेंड टू अल्लाह। डिपेंड वाला अपना जो है हाथ अल्लाह के हाथ में दे दें या अपना। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन आजकल हमारा सिस्टम ऐसा हो गया, या 2020 गुजरा, कोविड-19 वगैरह वगैरह, बहुत सारे बिजनेसमैन फ्लॉप हो गए, कंपनियां नेगेटिव चली गई हैं, बंद हो रही हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया, हर जगह नाकामी की कहानी है। ये क्या सिलसिला चल पड़ा है? ये पाकिस्तान के अंदर हालात ही में ओवर द वर्ल्ड की बात करूँ, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर परेशान, बिजनेसमैन परेशान, आप भी परेशान हुए? बिल्कुल, जब ये थोड़ा सा कोविड का मसला बना था तो लोगों ने काफ़ी अपने वर्कर्स को निकाल दिया। और मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि हमारे उस टाइम जो वर्कर थे, जो स्ट्रेंथ थी ना, तो कोविड में हमारी स्ट्रेंथ हमने 200 बंदों की ज़्यादा कर दी थी। हमने 1 रुपया नहीं काटा सैलरीज में,
एक सैलरी लोगों की ख़त्म की, ठीक है। और उसके बाद ये जो सारी परेशानियां मुसीबतें आती हैं, जैसे आपने कहा है, वो ये है कि हम अपने जिस हाल में हम रह रहे हैं ना उसमें खुश नहीं है। मसलन हम अपने से ऊपर चीज़ें देखते हैं, नीचे नहीं देखते। अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप थोड़ा सा नीचे देख के चलें ना, तो आप 24/7 और ज़िंदगी के हर मौके पे आप खुश रहना सीख जाएंगे। जो हिराने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ अल्फाज से, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरा उनके लिए सिर्फ यही मैसेज है कि जो लोग खिदमत खलक और जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अगर आप उनको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आप उनको डीमोरल भी ना करें, उनकी टांगे ना खींची जाएं। नहीं तो वो बंदे फिर दिल बर्दाश्ता हो जाएंगे। मसलन लाइक एक बंदा 10 बंदों को दिन में खाना खिलाता है, एक नॉर्मल बंदा, तो अगर आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो आप उसके पीछे ये ताने ना दें कि यार ये हराम के पैसे कमा रहा है, ये फ्रॉड कर रहा है, इसके पैसे बिल्कुल हराम के है। इससे वो जो उसका कोई लॉस नहीं है। वो जो 10 बंदे जो भूखे थे, जो मेहनत मजदूरी कर रहे थे, उन लोगों का आप लोग नुकसान करते हैं। तो मेरा सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि जो बंदे भी जिधर जिधर भी एक अच्छे काम कर रहे हैं, उनको अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो उनका वो दिल भी बुरा ना करें। गुजर वाला, पुलिस की बात चली, पुलिस आपके एरिया में भी होगी, लाजमी सी बात है। पुलिस का निज़ाम ठीक कैसे हो सकता है, पहले तो ये अपना बताइएगा, और पुलिस के निज़ाम में प्रॉब्लम क्या है? पुलिस के निज़ाम में प्रॉब्लम बहुत सारी हैं कि चीज़ें मेरिट पे फैसला नहीं करते। मसलन जो बंदा, ये तो एक आप नेचुरल बात कर रहे हैं कि आपके भी बहन भाई होंगे, कि पुलिस का निज़ाम इस तरह का है कि जिसने पहले बात बता दी वो सच है। तो इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट नहीं करता। ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है कि कोई भी बंदा लाइक मैंने ही आपको मारा है, मैंने आपको थप्पड़ मार के साथ ही अम्मी अब्बू को बता दिया कि यार मुझे इसने मारा है। तो हमारी ये एक इंसानी नेचर समझ लें कि जिसने पहले बता दिया वो ठीक है, जो दूसरे नंबर पे आ गया वो गलत है। तो मेरिट पे फैसला होना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, कोई भी बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। मेरा जो एक ही जो मैसेज है वो हर इदारे को है, चाहे वो FIA है, नैब है, पुलिस है, कि जो भी चीज हो उसको मेरिट पे करनी चाहिए। दोनों पार्टियों को सुने, जो हक सच पे है उसको क्लियर करें, जो हक सच पे नहीं है उसको ऐसी सजा दी जाए कि 10 बंदे 10 साल तक वो जुर्म ना कर सके। आपके आइडियल मलिक रियाज साहब कहते हैं सलीम साफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कि एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन जो है ना, जिसने ढाबा लगाया, वो भी ढाबा तब तक नहीं लगा सकता कि आने जाने वालों को 2 50 रुपये 30 रुपये ये चाय रिश्वत की ना पिला ले। उसमें आप रिश्वत नहीं कहते कि अगर किसी अभी ढाबा अगर सरकारी जगह पे लगा होगा, तो उसको किसने कहा कि ढाबा सरकारी जगह पे लगा है? आपको लगता तो है कि उसको सरकारी फिर जगह वो पे नहीं भी लगा हो तो उसको नहीं, मसलन आप किसी भी जगह पे चले जाते हैं, लेट्स सी अगर आप ये रेडियां लगी हुई हैं रोड के ऊपर, तो वो किसी ना किसी तो या TMA के अंडर होंगी या RDA के अंडर होंगी। तो वो अगर मैं रेडी का प्रॉपर 2,000 रुपया रेंट या 3,000 रुपया रेंट सरकार में जमा करवा दूं, तो मुझे क्या जरूरत है डेली के 200 रुपये या 300 रुपया देने की? तो वो हर बंदे गेम पे है कि वो भी गेम पे है, जो ले रहे हैं वो भी गेम पे है, जो नहीं दे रहे वो भी इतना गेम। कमाते हैं, इसके लोग इतना कमाते हैं, रेडियो से भी कमाते हैं, फिर ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं करता? वो जो रेडियो से कमाते हैं वो फिर रेडियो की तरह लग जाता है, तो फिर नहीं कमाया जाता, नहीं बस कमाया तरक्की जाता। नहीं होती। मुझे ये बताइएगा कि अगर आपके हाथ में सिस्टम आ जाए, आप क्या इस सिस्टम में एक चेंज करना चाहेंगे? मैं बार बार जो आपको कह रहा हूँ, डिसिप्लिन और मेरिट, कि हर चीज़ मसलन एक बंदा अगर रो रो के अपनी आप वो बयान कर रहा है ना, तो उसके रोने के पीछे भी कोई ना कोई मुहरकात होंगे। उसके रोने पे नहीं जाना चाहिए। उसका रोना, उसको अगर वो रो रहा है, उसके रोने में इतना इमोशनल ना हो जाए कि मैं आपको रो रो के जैद बकर के बारे में बता रहा हूँ और आप जैद बकर के खिलाफ ऑर्डर कर दें। आपको ये चाहिए कि मुझे एक टिश्यू का पेपर दें, मेरे आंसू साफ करें और जैद बकर को बुलाएं और बात मेरिट पे सुने, डिसिप्लिन का एक मैसेज दें, फिर उसके बाद जो मर्जी फैसला करें। कभी जिंदगी में डिमोरलाइज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार किस काम में फंस गया हूँ मैं, मुझे तो ये करना ही नहीं चाहिए था? वो मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक नंबर काम और अच्छा काम करके लोगों को ये यकीन दिलाया जाए कि ये काम अच्छा है, ये काम ठीक है, उस पर थोड़ा सा दिल खराब होता है, लेकिन फिर अगले दिन दिल ठीक हो जाता है, क्योंकि खिदमत खलक कर रहे हैं। लोगों को नहीं समझ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं,
1-2 साल बाद लोगों को अपना समझ टाइम आ आएगा। जाए। अल्लाह खैर करे। अपना टाइम आएगा। अच्छा अल्लाह मुझे खैर। ये बताइएगा कि एक एमएनए साहब का नाम आपके साथ कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है, इस्लामाबाद के वो एमएनए, कि वो आपके साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, तो क्या ऐसा वाकई हकीकत है कि कोई सियासी या कुछ इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं आपके पास, या नहीं झूठ है वो? बिल्कुल झूठ है। मेरा ना किसी एमएनए के साहब के साथ कोई ताल्लुक है, ना मेरा उनके साथ कोई बिजनेस है, ना मेरी तो किसी के साथ दुआ भी नहीं है। आपके सामने ही है सारी चीज़ें, क्योंकि आप लोगों का एक सोशल सर्कल है। आप लोग हमसे ज़्यादा चीज़ें फोकस करते हैं। आपके पास तो वो 20-20 मेगापिक्सल कैमरे हैं कि जो इतनी बड़ी चीज़ें भी नज़र आ 17-18 होगा जाती। सर, 20 नहीं चले है। वो 17-18 भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ी चीज़ें दिखा देता है। तो आपको तो हर चीज़ का पता है। मेरा सिर्फ आपके से एक मैसेज है कि जिस जगह पे भी वो आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है कि जिस जगह पे मेरिट और डिसिप्लिन नहीं होगा, मेरा राइट है कि अगर मैं रो के धो के ज़मीन पे लेट के मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाऊंगा। मेरा सिर्फ और सिर्फ, मैं देखे ना, मैंने पिछले दिनों भी अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया था कि यार मेरे ऊपर आप आला सतही तरह आप एक अदारे इन्वॉल्व कर लें, यार मुझसे जो निकालना है निकाल लो, कि मैं अगर फ्रॉड हूँ, 2 नंबर हूँ, तो मुझे चौक में लटका दो। अगर मैं नहीं हूँ तो खुदारा मुझे काम करने दो। मेरा एक मिशन है, मेरा एक मेरा विजन है कि लोगों की खिदमत करना है, मुझे वो करने दिया जाए। कितने मुलाजमीन हैं इस टाइम तक आपके, ओवरऑल जितने लोगों का घर, आप कितने लोगों का तकरीबन भर रहे हैं? जो हमारे मुलाजमीन हैं वो 1000 प्लस हैं। 1000 प्लस है। जी। कभी लगा ऐसे, मतलब कि यार इसको 1000 को 1 लाख में कन्वर्ट करना है, और इस बात से भी डर लगा कभी ये 1000 से 500 ना हो जाए या 200 ना हो जाए? मेरा मानना यही है कि जो रिस्क आता है ना, वो इंसान जो भी मेरी कंपनी में आता है वो रिस्क अपना लेके आता है। तो 1 लाख तो नहीं, 10 लाख करने की जुस्तजू है। अल्लाह ताला खैर करे। थैंक यू सो मच जी। मिलता हूँ अगले शो किसी नए मेहमान के साथ, नई गपशप के साथ। देखते रहिए रेस टीवी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।